उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। महंगाई खत्म करो, हमें रोटी कपड़ा मुहैया करो, मौजूदा हुकूमत मुर्दाबाद। इनकिलाब इनकिलाब, हम अपनी गुर्बत का इंतकाम लेंगे, लूट लो ना मार डालो। हाय हाय। दारुल हुकूमत का मेन बाजार अचानक इन खौफनाक तकरीबी नारों से गूंज उठा और मेन बाजार में से निकलने वाली हर गली से भिखारियों के गिरोह मेन बाजार में जमा होने लगे और चंद ही लम्हों बाद अजीब वजह की भिखारियों से तमाम बाजार भर गया। ये एक बहुत बड़ा जलूस था जिसके तमाम तर शुरा भिखारी थे। अजीब गरीब हियत नंगे पैवनज़दा वहशतज़दा पागलों की तरह उछल उछल कर ये खौफनाक नारे लगा रहे थे। मेन बाजार बड़ी बड़ी दुकानों पर मुश्तमिल था जिनके अंदर करोड़ों रुपए का सामान भरा हुआ था। बाजार ग्राहकों से भरा हुआ था। तमाम लोग साइडों में हट गए और दुकानदार समेत तमाम लोग दिलचस्पी से इस मुनफरिद जुलूस को देखने लगे। लूटो मारो आग लगा दो इन सरमायादारों को। अचानक जुलूस से एक जोरदार नारा गूंजा और फिर देखते ही देखते बाजार में भाग दौड़ मच गई। भिखारी दीवानावार दुकानों में घुस गए। उन्होंने लूटमार शुरू कर दी। लूटमार के साथ ही अचानक चंद भिखारियों ने हाथ में पकड़े हुए थैलों में से रिवॉल्वर निकाल लिए और फिर पूरा बाजार फायरिंग से गूंज उठा और साथ ही चीखों और कराहों का एक तूफान उठा। फिर दुकानों से आग के शोले बुलंद होने लगे। सारे बाजार में खौफनाक उधम मच गया। ना जाने किसको इस अफरा तफरी में भी पुलिस को फोन करना याद रहा और फिर तकरीबन 15 मिनट बाद मेन बाजार के इर्द गिर्द पुलिस की गाड़ियों के सायरन चीख चीख कर अपनी आमद का ऐलान करने लगे और फिर पुलिस के दस्ते राइफलें उठाए मेन बाजार में घुस आए। सायरनों की आवाज होते ही बाजारों में होने वाली बेतहाशा फायरिंग अचानक रुक गई और लूटमार करने वाले भिखारी नजदीक गलियों में भागने लगे। इस वजह पुलिस के दस्ते मेन बाजार में घुसे। बाजार में कोई भिखारी नजर ना आ रहा था। हर तरफ मुर्दा और जख्मी मर्द, औरतें और बच्चे पड़े हुए थे। तमाम सड़कों पर खून फैला हुआ था और अगर पूरी तेजी से मुख्तलिफ दुकानों को अपनी लपेट में ले रही थी। चंद लम्हों बाद फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस गाड़ियां पहुंच गई और जख्मों और लाशों को तेजी से एम्बुलेंस गाड़ियों में डालकर अस्पताल पहुंचाया जाने लगा। मेन बाजार में पुलिस फैल गई। पुलिस की बहुत से दस्ते मुख्तलिफ गलियों में भिखारियों के पीछे भागने लगे मगर भिखारी तो इस तरह गायब हो गए थे जैसे गधे के सर से सींग। फायर ब्रिगेड वाले आग के कसमनाक देवता से लड़ाई में मसरूफ हो गए थे। चारों तरफ एक अजीब खौफनाक समा था। फिर वहां पुलिस की आला अफसरान, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और आला सरकारी हुकाम का एक जगमुगटा लग गया। प्रेस रिपोर्टरों के कलम और प्रेस फोटोग्राफरों के कैमरे तेजी से अपना काम करने लगे। इस लूटमार और हंगामे की खबर तमाम शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई और सारे शहर के लोग ये खौफनाक और रूह फुर्जा मंजर देखने के लिए मेन बाजार की तरफ उलट पड़े। बहुत से लोग अपने अजीजों का जो बाजार में शॉपिंग के लिए आए हुए थे पता करने के लिए आए थे। चारों तरफ रोना पीटना पड़ा हुआ था। पुलिस को इन लोगों को रोकना भी एक आज़ाब बन गया। लोगों के जज्बात भिखारियों के खिलाफ शदीद हो गए। शहर में मौजूद तमाम भिखारी अपने अंजाम के मुतालिक सोचकर ना जाने किन कोनों खुदरों में छुप गए थे। लोग भिखारियों को डंडे मार रहे थे, इस लूटमार का इंतकाम लिया जाए और यही सब उनके मुंह पे चल रहा था। बास जगह पर कई अपाहिजों करे बूढ़े भी अंधे इंतकाम की लपेट में आ गए और लोगों ने उन्हें भिखारी समझकर खूब मारा पीटा। ये इंतकामी कत्ल गारत पर बढ़ने लगी। चनाचा हुक्काम ने फौरी तौर पर दारुल हुकूमत में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। सफदर जूलिया का टेलीफोन सुनते ही फ्लैट से निकलकर खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद वो मेन बाजार में पहुंच गया। मेन बाजार दारुल हुकूमत का अहम शॉपिंग सेंटर था, इसलिए वहां ग्राहकों की कसरत के साथ साथ भिखारियों की तादाद भी काफ़ी थी। सफदर मेन बाजार में आहिस्ता आहिस्ता घूमता हुआ पास से गुजरने वाले भिखारियों को बगौर देखने लगा, लेकिन अभी तक उसे किसी पर भी शक ना पड़ा। दोपहर को उसने मेन बाजार में मौजूद एक होटल में खाना खाया और दोबारा चेकिंग शुरू कर दी। शाम 4 बजे के करीब जब सफदर मायूस होकर वापसी के मुतालिक सोच ही रहा था कि अचानक वो ये देखकर हैरान रह गया कि मेन बाजार में निकलने वाली सल्फ गलियों से खस्ता हाल भिखारियों के गिरोह निकलकर मेन बाजार में जमा होने लगे। इतनी तादाद में भिखारियों को वहां देखकर सफदर हैरतज़दा रह गया। चंद लम्हों बाद भिखारियों के इस जुलूस ने तकरीबी नारे लगाने शुरू कर दिए और फिर बाजार में लूटमार, फायरिंग और आतिशज़दगी की वारदातें शुरू हो गई। सफदर की जेब में इत्फाक से रिवॉल्वर भी नहीं था, इसलिए वो फायरिंग से बचने के लिए एक कोने में सुकड़ गया। तकरीबन 15 मिनट तक बाजार में कत्लो गारत और लूटमार होती रही। भिखारी वहशियाना अंदाज में लूटमार और फायरिंग कर रहे थे। सफदर बेबसी से एक कोने में खड़ा ये दिलसोज नजारा देख रहा था और फिर उसकी नजरें एक ऐसे भिखारी पर जम गई जिसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर वहशत और बर्बरियत का दौरा था। आंखें सुर्ख और खौफनाक अंदाज में चमक रही थी और वो भिखारी सर से गंजा था। इस वक्त वो गंजा भिखारी दोनों हाथों में रिवॉल्वर पकड़े बड़े वहशियाना अंदाज में चारों तरफ फायरिंग कर रहा था। सफदर देख चुका था कि ये वही भिखारी है जिसके नारे पर बाजार में लूटमार शुरू हो गई थी, इसलिए वो समझ गया कि यह भिखारी जरूर इस जुलूस का करता धरता होगा। और अब सफदर की आंखें सिर्फ उसकी हरकत पर जमी हुई थी।
फिर पुलिस की गाड़ियों के सायरन बजने की आवाजें सुनते ही भिखारी लूटमार छोड़कर तेजी से गलियों में घुसकर भागने लगे। सफदर के साथ ही एक तंग सी गली थी और भिखारी इसमें घुसकर गायब हो रहे थे। सफदर की नजरें गंजे भिखारी पर जमी हुई थी और वो उसका ताकुब करना चाहता था और फिर सफदर की खुशकिस्मती थी कि वो गंजा भिखारी भी उसकी गली में घुस गया। सफदर भी खामोशी से इसके पीछे गली में घुस गया। गली कदरी तारीख थी। गंजा भिखारी गली में बड़ी तेजी से भाग रहा था। सफदर भी इसके पीछे भागने लगा। भागते भागते सफदर के जहन में ख्याल आया और दूसरे लम्हे उसने अपने गिरीबान में हाथ डाला और छड़ से गिरीबान फाड़ दिया और सर के बाल परेशान कर दिए। वो भागते भागते एक लम्हे के लिए रुका। दूसरे लम्हे उसने अपनी पतलून का एक पांचा भी फाड़ दिया और वो भी एक भिखारी मालूम होता था। गली काफी तंग साबित हुई और फिर अचानक सफदर के आगे भागने वाला गंजा भिखारी एक मकान के दरवाजे पर रुका और फिर कड़ाप से अंदर घुस गया। सफदर भी बगैर झिझके इस मकान के अंदर घुस गया। दरवाजा चूंकि खुला हुआ था इसलिए उसे अंदर जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। सफदर के पीछे भी चंद और भिखारी इस मकान में घुस आए। दरवाजे के अंदर एक तवील राहदारी थी। राहदारी के आखिरी कोने में एक और दरवाजा था। सफदर भी गंजे भिखारी के पीछे भागता हुआ इस दरवाजे में गायब हो गया और फिर वहां का माहौल देखकर सफदर की अकल दंग रह गई। ये एक बहुत बड़ा हाल था जिसमें भिखारी ही भिखारी जमा हो गए थे। उनकी तादाद तकरीबन 150 के करीब होगी। सफदर भी एक कोने में घुस गया। थोड़ी देर बाद दरवाजा बंद कर दिया गया। जब भिखारी हाथ में घुसते ही कोने की तरफ बढ़ता चला गया और उस कोने में बने हुए एक दरवाजे को खोलकर अंदर चला गया। सब भिखारी बुरी तरह हाँप रहे थे। शायद भागने की वजह थी। बहुत से भिखारी फर्श पर बैठे हुए थे। उनके चेहरे वहशत से सुर्ख हो रहे थे। हाल में खामोशी तारी थी। सिर्फ भिखारियों की हाँपने की आवाजें ही गूंज रही थी। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और गंजा भिखारी बाहर निकला और हाल के एक कोने में बने हुए चबूतरे पर चढ़ गया। क्या सब मेंबर्स आ गए हैं? गंजे भिखारी की गरजदार आवाज गूंजी। जी हाँ, आ तो गए हैं शायद। भिखारियों में से एक नौजवान ने हाल में नजर डालते हुए जवाब दिया। दोस्तों, हमारा पहला ऑपरेशन कामयाब हो गया है और उसके लिए मैं तमाम मेंबरों की हिम्मत और मेहनत की दाद देता हूँ। अब अपना असलाह वापस जमा करा दें, उसके बाद मैं दूसरी हिदायत करूंगा। गंजे भिखारी ने तमाम भिखारियों की कारकर्दगी की दाद देते हुए कहा। इसके बाद एक नौजवान ने चबूतरे पर चढ़कर आवाजें लगाना शुरू कर दी। नंबर 1। और फिर एक भिखारी ने आगे बढ़कर अपना रिवॉल्वर चबूतरे पर रख दिया। नंबर 2। और फिर दूसरे ने रिवॉल्वर रख दिया। इस तरह वो नौजवान चबूतरे पर खड़ा नंबर पुकारता चला गया और भिखारी अपने अपने नंबरों पर असला चबूतरे में रखते चले गए। सफदर सोच रहा था कि अब वो क्या करे और फिर जब गिनती 125 पर पहुंची तो कोई भिखारी आगे नहीं बढ़ा। तुम इधर आओ। भिखारी जो पास खड़ा बड़ी तेजी नजरों से एक एक को घूर रहा था सफदर को अपनी तरफ बुलाया। सफदर ने सोचा कि अब इसकी कलाई खुल जाएगी और बहरहाल वो आगे बढ़ आया। तमाम भिखारियों की नजरें इस पर मरकूज हो गई। सफदर चबूतरे के पास आकर रुक गया। तुम्हारा क्या नंबर है? गंजे भिखारी ने तेज नजरों से देखते हुए सफदर से पूछा। 510। सफदर ने बगैर रुके जवाब दिया। उसने सोचा था कि इस हाल में 125 भिखारी हैं। इस तरह दूसरी गली में भी भिखारी घुसे थे तो यकीनन उनके भी नंबर होंगे। वो सफदर ये जाहिर करना चाहता था कि वो दरअसल किसी और अड्डे से ताल्लुक रखता है और गलती से इस अड्डे पर आ गया है। बहरहाल इस पोजीशन में एक नादर तरकीब थी जो जहन में आई थी। तुम यहाँ कैसे आ गए? गंजे भिखारी ने गरजते हुए पूछा। बस जल्दी में इधर आ गया, गली भूल गया था। सफदर ने वजाहत आमेज लहजे में जवाब दिया। तुम्हारा सेक्टर नंबर क्या है? गंजे भिखारी ने एक और सवाल किया। अब सफदर फंस गया था। जवाब देना भी जरूरी था इसलिए उसने फौरी तौर पर अंदाजा लगाया। ये सेक्टर नंबर 1 है और यहाँ की तादाद 125 है तो 500 नंबर यकीनन सेक्टर नंबर 4 होगा। इसलिए उसने फौरी तौर पर जवाब दिया। नंबर 4। शायद जवाब ठीक था इसलिए गंजा भिखारी एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। एक लम्हे सोचने के बाद उसने कहा, तुम्हारा असलहा कहाँ है? वो गिर गया था। सफदर ने आहिस्ता से कहा, तुम मेरे साथ चलो। उसने मशकूक नजरों से सफदर की तरफ देखते हुए कहा और फिर वो एक छोटे से दरवाजे की तरफ चल पड़ा जहां से वो बाहर आया था। सफदर भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। सफदर जब दरवाजे के अंदर घुसा तो उससे मालूम हुआ ये कमरा नहीं बल्कि एक छोटी सी राहदारी है जिसमें मुख्तलिफ कमरों के दरवाजे थे। गंजा भिखारी एक दरवाजे पर रुका। फिर उसने हल्का सा धक्का देकर दरवाजा खोला और सफदर को अंदर चलने के लिए कहा। सफदर खामोशी से अंदर चला गया। ये खासा वसी कमरा था। गंजा भिखारी सफदर के अंदर आने के बाद खुद भी अंदर आया और फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया। सफदर खामोशी से एक तरफ खड़ा हो गया। अब बताओ तुम कौन हो? गंजा भिखारी अचानक रिवॉल्वर निकाल कर बोला। बता तो चुका हूं। सफदर ने लापरवाही से कहा। उसे अब एतमीनान हो गया था कि वो अकेले में वहां मसला दूसरा था। वहां 125 आदमियों से लड़ना नामुमकिन था। बताओ वरना गोली मार दूंगा, गंजे भिखारी ने करख्त लहजे में कहा। उसकी आंखों से शोले निकलने लगे। बता तो चुका हूं और क्या बताऊं? सफदर के लहजे में बदस्तूर लापरवाही थी। बकवास है, गंजा भिखारी धाड़ा। तुम क्या चाहते हो? सफदर ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। तुम शराफत से अपनी असलियत बतला दो वरना।
गंजा भिखारी गुस्से से अपना फिक्रा मुकम्मल ना कर सका। वरना तुम क्या कर लोगे? सफदर अब खुल गया। तुमने शायद इनकी नजर नहीं डाली, इसलिए अकड़ रहे हो, गंजे भिखारी ने इस्तेहफामिया अंदाज में कहा। सफदर ने चौंक कर इधर उधर नजर डाली। उसे चारों तरफ दीवारों से राइफलों की नालें निकली हुई नजर आई। मेरे एक इशारे पर तुम्हारे जिस्म पर कई सुराख हो जाएंगे। गंजे भिखारी का लहजा चिढ़ाने वाला था। सफदर शशो पंज में पड़ गया। अब क्या किया जाए? लेकिन तुमने अपने पीछे नजर नहीं डाली। सफदर ने भी जवाबन वार किया और गंजा भिखारी गैर इख्तियारी तौर पर चौंक कर पीछे देखने लगा। ये पुरानी चाल कारगर हो गई और गंजा भिखारी मारा गया। उसकी नजर हटते ही सफदर उछलकर भिखारी पर आ गिरा। उसने फुर्ती से उसकी गर्दन के गिर्द बाजू डालकर उसे जकड़ लिया और खुद उसके पीछे आ गया। मगर दूसरे लम्हे गंजे ने अपने जिस्म को एक झटका दिया और उड़ता हुआ ऐन कमरे के दरमियान में आ गिरा। गंजे भिखारी के जिस्म में गेंडे जैसी कुव्वत थी और दूसरे लम्हे उसने गोली चला दी। सफदर ने बचने की बेइंतहा कोशिश की, लेकिन वो बच ना सका। उसके मुंह से एक खौफनाक चीख निकली और फिर उसकी आंखों में अंधेरा फैलता चला गया, शायद मौत का अंधेरा। कमरे में नागवार सी खामोशी छाई हुई थी। वो चारों अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे गहरी सोचों में गर्क थे। ऐसा महसूस होता था जैसे किसी ने कमरे में 4 बुत रख दिए हों। चारों अफराद स्याह लिबास में मलबूस थे और गैर मुल्की थे। उनके दरमियान पड़ी हुई मेज पर एक गुलदान रखा हुआ था जो गुलाब की मसनूई फूलों पर मुश्तमिल था। अचानक एक फूल की पंखड़ियां आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी और वो चारों चौंक कर इसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। और फिर दूसरे लम्हे इस फूल में से एक भारी आवाज आई, हेलो हेड बैगर्स, हेलो हेड बैगर्स, बॉस स्पीकिंग। यस बॉस, हेड बैगर्स नंबर 1 दिस एंड स्पीकिंग। इन चारों में से एक ने जवाब दिया। हेड बैगर्स नंबर 2 ऑल्सो बॉस, दूसरे ने जवाब दिया। हेड बैगर्स नंबर 3 ऑल्सो बॉस, तीसरे ने भी जवाब दिया। हेड बैगर्स नंबर 4 ऑल्सो बॉस, चौथा भी अपनी बारी पर बोल पड़ा। मिशन किस स्टेज पर पहुंच चुका है? बॉस ने जवाब दिया। फर्स्ट ऑपरेशन कामयाब हो चुका है बॉस, नंबर 1 ने जवाब दिया। कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं हुई? बॉस की आवाज में कदरे एतमीनान शामिल था। नो सर, नंबर 1 ने ही जवाब देते हुए कहा। बाकी तीनों खामोश बैठे रहे। ओके, मुझे खुशी है कि तुमने अपना काम सही तरीके से अंजाम दिया है। बॉस की आवाज तहसीन आमेज थी। नंबर 2, बॉस की आवाज आई। यस बॉस, नंबर 2 ने मौतबाना लहजे में जवाब दिया। क्या प्रोग्राम है? आज ऑपरेशन शुरू होगा बॉस, तैयारियां मुकम्मल हैं। यस बॉस, ऑपरेशन हर कीमत पर कामयाब होना चाहिए। कामयाबी होगी बॉस, आप बेफिक्र रहें। नंबर 2 की आवाज में एतमाद था। ओके, विश यू गुड लक। नंबर 3, तुम्हारे प्रोग्राम का क्या बना? बॉस, मेरे आदमी इमरान की तलाश में है लेकिन वो मिल नहीं रहा। तुम कुछ ढीले जा रहे हो नंबर 3। बॉस की आवाज में करख्तगी आ गई। बॉस, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। नंबर 3 का चेहरा सर्द हो गया, उसकी जुबान भी हकलाहट का शिकार हो गई। शायद ये बॉस की आवाज में उभरने वाली करख्तगी का असर था। मैं जल्द से जल्द कामयाबी की खबर सुनना चाहता हूं, वरना। बॉस ने जानबूझकर फिक्रा नामुकम्मल छोड़ दिया और नंबर 3 को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म में सर्दी की तेज लहर दौड़ गई। नंबर 4, तुम्हारी क्या पोजीशन है? बॉस अब नंबर 4 से मुखातिब था। सर, मेरा मिशन कामयाबी के बिल्कुल करीब है। मैंने फाइल के महल्ले वकू का पता चल लिया था। उम्मीद है कि 1-2 रोज में कामयाबी होगी। नंबर 4 की आवाज खौफजदा थी। ओके, अब मीटिंग बर्खास्त। नंबर 1, आइंदा हिदायत तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। गुड बाय। पास की आवाज आनी बंद हो गई और फूल की पत्तियां दोबारा खुलना शुरू हो गई। इन चारों ने एक तवील सांस ली और एक दूसरे को मानीखेज नजरों से देखा और फिर खामोशी से उठ खड़े हो गए और बारी बारी कमरे के दरवाजे से बाहर निकल गए। कमरे से बाहर निकलकर नंबर 2 आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता बरामदे से होकर पोर्च तक पहुंचा और फिर पोर्च में खड़ी कार में बैठ गया। दूसरे लम्हे कार तेजी से चलती हुई इस इमारत से बाहर निकल गई। अब कार का रुख शहर की तरफ था। नंबर 2 कार चलाते हुए किसी गहरी सोच में गर्क था। थोड़ी देर बाद कार आफताब कॉलोनी के एक बंगले के सामने जाकर रुक गई। बंगले का फाटक बंद था। नंबर 2 ने हॉर्न दिया। चंद ही लम्हों बाद फाटक खुल गया और नंबर 2 कार अंदर लेता चला गया। पोर्च में कार रोककर वो नीचे उतरा और बरामदे से होता हुआ एक कमरे में आया। ये कमरा साजो सामान के लिहाज से ख्वाबगाह मालूम होता था। नंबर 2 ने कमरे में पड़ी एक मसहरी के नीचे हाथ डाला। एक हल्की सी खटक की आवाज आई और कमरे का फर्श बाएं कोने से हटता चला गया और वहां सीढ़ियां नमूदार हो गई। इसने ख्वाबगाह का दरवाजा अंदर से लॉक किया और फिर सीढ़ियां उतरने लगा। फिर जैसे उसने चौथी सीढ़ी पर कदम रखा, खिला खुद ब खुद बंद हो गया। सीढ़ियां तकरीबन 20 के करीब थी और जहां सीढ़ियां खत्म होती थी वहां एक दरवाजा था। उसने जेब से चाबियां निकालकर लॉक खोला और फिर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। एक छोटा सा कमरा था जिसमें चारों तरफ मुख्तलिफ किस्म की पेचीदा मशीनें नस्ब थी। नंबर 2 एक मशीन के सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। इस मशीन पर एक छोटी सी स्क्रीन नस्ब थी। उसने एक सुर्ख रंग का बटन दबाया तो मशीन में जिंदगी की लहर दौड़ गई। मशीन पर लगे हुए मुख्तलिफ रंगों के छोटे छोटे बल्ब जलने बुझने लगे और मशीन से जूं की आवाजें निकलने लगी।
उसने मशीन के साथ लगा हुआ हेडफोन उठाया और उसे कानों पर चढ़ा लिया। फिर एक और बटन दबाया, स्क्रीन पर रोशनी हो गई और जूजू की आवाज़ें तेज हो गई। बल्ब और ज़्यादा तेज़ी से जलने बुझने लगा। स्क्रीन अभी तक सपाट थी, इस पर बारीक बारीक लहरों का जाल बिछा हुआ था जो बर्फ की तरह कूद रही थी। एक लम्हे तक वो बगौर मशीन पर लगे हुए एक बड़े डायल को देखता रहा, जिस पर लगी हुई सुर्ख सुई आहिस्ता आहिस्ता सिफर के हिस्से से आगे बढ़ रही थी। फिर जब सुई 25 के हिस्से पर पहुंची तो उसने मशीन की साइड पर लगी हुई एक चौक खींच ली। सुई वहीं रुक गई और अब स्क्रीन पर एक कमरे के वसी हाल का मंजर उभर रहा था। मंजर लम्हा बलम्हा वाज़ेह होता चला गया। ये एक बहुत बड़ा हाल था जिसमें बेशुमार मशीनें फिट थी और तकरीबन 20 आदमी इन मशीनों के सामने बैठकर काम कर रहे थे। इन सबको काम में लगाकर देखकर नंबर 2 के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने मेज के दराज खोलकर एक नक्शा निकाला और फिर नक्शे को सामने फैलाकर उसे बगौर देखने लगा। चंद लम्हे सोचने के बाद उसने एक जगह पर सुर्ख पेंसिल के गोल दायरा बनाया और फिर मशीन का एक और बटन दबा दिया। बटन दबते ही उसने देखा कि हाल में काम करने वाले तमाम अफराद चौंक पड़े। फिर इनमें से एक आदमी ने, जो बाएं कोने पे एक मशीन के सामने बैठा था, फुर्ती से अपने सामने रखी हुई मशीन का बटन दबा दिया। हेलो बॉस, नंबर 2 स्पीकिंग, हॉल में मौजूद नौजवान ने कहा। बॉस स्पीकिंग दिस एंड, नंबर 2 ने जवाब दिया। यस बॉस, वो नौजवान जिसने अपने आप को नंबर 2 कहा था मौतमाना अंदाज में जवाब दिया। ऑपरेशन किस स्टेज पर है? बॉस ने सख्त लहजे में पूछा। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं बॉस, अब आपके हुक्म की देर है, नंबर 2 ने मौतमाना लहजे में कहा। तैयारियों की तफसील बताओ। बॉस का लहजा कतरे नरम था। बॉस, दारुल हुकूमत में भिखारियों की लूटमार के खिलाफ एक बहुत बड़ा जुलूस निकलेगा जो हुकूमत की बदनज़मी, नाअहली, सरमायादारों की लूट खसूट, महंगाई और गुर्बत के खिलाफ नारे लगाएगा। और फिर जब ये जुलूस हाशिम मार्केट के पास पहुंचेगा तो हमारे आदमी पुलिस की वर्दियों में इस पर फायरिंग करेंगे, जिससे जुलूस वहां मौजूद पुलिस पर उलट चाप पड़ेगा और उसके साथ साथ हमारे आदमी इस तसादुम का सहरा पूरे दारुल हुकूमत में कत्ल गारत के तूफान बर्पा कर देंगे। तमाम बड़ी बड़ी सरकारी इमारतों, सफारत खानों को आग लगा दी जाएगी और इस तरह हमारा ऑपरेशन कामयाब हो जाएगा। नंबर 2 ने तफसील बताते हुए कहा। जुलूस की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं? बॉस ने पूछा। यस बॉस, तमाम आदमी तैयार हैं और इस वक्त सेक्टर नंबर 1 पर मौजूद हैं, उन्हें सलाह दे दिया गया है, नंबर 2 ने जवाब दिया। कर्फ्यू किस वक्त ख़त्म हो रहा है? बॉस ने पूछा। अब से 2 घंटे बाद, नंबर 2 ने जवाब दिया। ठीक है, कर्फ्यू ख़त्म होने के 1 घंटे बाद ऑपरेशन शुरू किया जाए, इसके लिए मज़ीद ऑर्डर की ज़रूरत नहीं, बॉस ने कहा। ओके बॉस, नंबर 2 बोला। विश यू गुड लक, गुड बाय, बॉस ने कहा और फिर बटन दबा दिया। मशीन बंद हो गई, उसके साथ ही स्क्रीन भी तारीक हो गई। रिवॉल्वर हाथ से निकलते ही उसने चौंक कर देखा तो उसे बाएं कोने में भी खला नजर आया, जिसमें एक शख्स हाथ में रिवॉल्वर लिए खड़ा था। अपने हाथ ऊपर कर लो, इसने भिखारी को हुक्म दिया। भिखारी ने खामोशी से हाथ उठा दिए। अब इस मखनी आवाज वाले कवि हेकल शख्स ने भी आगे बढ़कर रिवॉल्वर उठा लिया। मार्टिन उसे लेकर फौरन नंबर 4 पे पहुंचे। नवारिद ने कवि हेकल शख्स को हुक्म दिया। ओके बॉस, मार्टिन ने जवाब दिया। चलो अंदर। मार्टिन ने रिवॉल्वर भिखारी की कमर से लगाकर उसे खिला की तरफ चलने का इशारा किया। भिखारी खामोशी से अंदर घुस गया। ये एक तवील गैलरी थी और फिर एक दरवाजे पर पहुंचकर मार्टिन ने भिखारी को रुकने का हुक्म दिया। भिखारी रुक गया। दरवाजे पर दस्तक दो, मार्टिन ने हुक्म दिया। भिखारी ने हुक्म की तामील की और दस्तक देते ही दरवाजा खुल गया। चलो अंदर, मार्टिन ने कहा और फिर भिखारी के अंदर जाने के बाद मार्टिन भी अंदर दाखिल हो गया। भिखारी ने अंदर दाखिल होते ही आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखा। सामने ही 2 सतूनों से एक औरत और एक मर्द रस्सियों से बंधे खड़े थे। जूलिया और कैप्टन शकील थे वहां। इन 2 के अलावा 2 और शख्स भी मुंह पर नकाब चढ़ाए मौजूद थे। उसे सामने वाले सतून से बांध दो। इनमें से एक नकाब पोश ने मार्टिन को हुक्म दिया। ये वही आवाज थी जिसने पहले कमरे में भिखारी को रिवॉल्वर गिरा दिया था। लेकिन मेरा जुर्म क्या है? भिखारी ने पहली दफा जबान खोली। अभी पता चल जाएगा, नकाब पोश ने जवाब दिया। चलो भाई बांध लो, तुम्हारी मर्जी, भिखारी ने कहा और फिर मार्टिन ने उसे एक सतून से रस्सियों से अच्छी तरह कसकर बांध लिया। तुम भिखारियों को बगौर किस लिए देख रहे थे? नकाब पोश ने कैप्टन शकील से पूछा। मैं खुद भिखारी बनना चाहता था, इसलिए भिखारियों की नफ्सियात का मुतालिया कर रहा था। कैप्टन शकील ने इत्मीनान से जवाब दिया। और तुम लड़की, क्या तुम भी भिखारी बनना चाहती थी? नकाबपोश अब जूलिया की तरफ मुड़ गया। जूलिया खामोश रही। जवाब दो लड़की, वरना। नकाबपोश जूलिया की खामोशी से झुंझला गया। क्या जवाब दो? तुम ख्वामखा किसी गलत फहमी में मुझे पकड़ लाए हो। मेरा भिखारियों से क्या ताल्लुक? जूलिया ने लापरवाही से जवाब दिया। और तुम इस इमारत में क्यों घुसे थे? अब नकाबपोश भिखारी से मुखातिब हुआ। ऐसा महसूस होता था जैसे वो तीनों का इंटरव्यू ले रहा हो। जाहिर है भीख मांगने आया होगा। भिखारी ने बड़े इत्मीनान
से जवाब दिया। क्या तुम्हारे नजदीक भीख मांगने का यही तरीका है? नकाबपोश ने तंजिया लहजे में पूछा। अगर इससे अच्छा तरीका तुम जानते हो तो वो बता दो, भिखारी ने जवाब दिया। जाहिर है चोट बराह रास्त नकाबपोश पर की गई है, इसलिए वो गुस्से से धारता हुआ बोला, शट अप। अब तक मैं शराफत से पूछ रहा था, अब मैं देखूंगा कि तुम सही बात किस तरह नहीं उगलते। मार्टिन को बुलाओ, उससे कहो कि वो कूड़ा लाए। नकाबपोश ने मार्टिन को हुक्म दिया जो एक तरफ खामोशी से खड़ा था। यस बॉस, मार्टिन ने कहा। फिर वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। नकाबपोश गुस्से के आलम में वहीं टहलने लगा। दूसरे नकाबपोश खामोशी से एक तरफ खड़ा था। चंद लम्हों बाद मार्टिन हाथ में कूड़ा लेते वापस आ गया। उसने कूड़ा बड़े मौतबाना अंदाज में नकाबपोश की तरफ बढ़ा दिया। क्या अब भी तुम नहीं बताओगे कि तुम कौन हो? नकाबपोश ने हाथ में कूड़ा लहराते हुए इन तीनों से पूछा। कम अज कम दो मैं तो बता देता हूं, भिखारी ने खौफजदा लहजे में कहा। बताओ। नकाबपोश ने कूड़ा फिजा में लहराया। एक जोरदार आवाज निकली। मैं भिखारी खौफ की वजह से हकला रहा था। हाँ बताओ, डरो मत। अगर तुम सही बता दोगे तो मैं नरमी भी बरस सकता हूँ। नकाबपोश की आवाज़ बेहद नरम थी। मैं भिखारी अभी तक खौफजदा था। क्या मैं लगा रखी है? जल्दी बताओ। नकाबपोश को अब गुस्सा आ गया था। मैं भिखारी हूँ। भिखारी ने फिक्रा पूरा कर लिया। ओहो, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नकाबपोश गुस्से की शिद्दत से धाड़ा और फिर उससे पहले कि वो कूड़ा लहराते हुए भिखारी की तरफ बढ़ता, कमरा सीटी की तेज आवाज से गूंज उठा। नकाबपोश से चौंक कर हाथ रोक लिया और दूसरे लम्हे वो कूड़ा लिए एक कोने में रखी हुई एक मेज की तरफ बढ़ा। मेज पर एक ट्रांसमीटर नुमा मशीन रखी हुई थी और सीटी की आवाज इसमें से निकल रही थी। नकाबपोश ने कूड़ा एक तरफ रखा और खुद मशीन के सामने पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया और उसने हाथ बढ़ाकर एक बटन दबा दिया। सीटी की आवाज एकदम रुक गई और उसके साथ ही एक तेज आवाज गूंजने लगी। हेलो बीबी, ओवर। यस बीबी स्पीकिंग, ओवर। नकाबपोश ने करख्त आवाज में कहा। बॉस, एक अहम प्रॉब्लम दरपेश है। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज परेशान नुमा थी। 1 मिनट होल्ड ऑन करो, नकाबपोश ने फौरन कहा। फिर उसने पलटकर मार्टिन को हुक्म दिया। मार्टिन, इन तीनों को फिलहाल रूम नंबर 3 और 2 में बंद कर दो, मैं बाद में इनसे निपटूंगा। ओके बॉस, मार्टिन ने मौतबाना अंदाज में जवाब दिया और फिर उसने जूलिया को खोला और रिवॉल्वर की नाली उसकी पुछ से लगाकर उसे बाहर ले गया। चंद मिनट बाद वो वापस आया और उसने कैप्टन शकील को खोला और बाहर ले गया और फिर उसने भिखारी को भी खोलकर उसकी पुछ से रिवॉल्वर लगाया और बाहर ले गया। गैलरी में आकर उसने एक दरवाजा खोला और भिखारी को अंदर चलने का इशारा किया और भिखारी खामोशी से अंदर चला गया। भिखारी के अंदर जाते ही उसने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। भिखारी जैसे ही अंदर दाखिल हुआ उसने देखा कि कमरा तो बिल्कुल खाली है और बाहर का दरवाजा भी बंद हो गया है। दरवाजा बंद होते ही खटका हुआ और सामने की दीवार में खला पैदा हो गया। भिखारी इस खला में दाखिल हो गया। उसके दाखिल होते ही खला दोबारा बराबर हो गया। ये एक वसी कमरा था जिसमें उससे पहले 3 आदमी मौजूद थे। भिखारी जैसे ही अंदर दाखिल हुआ उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिमाग फटकर 1000 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। उसकी आंखें हैरत की शिद्दत से फट गई और सामने यूं देख रहा था जैसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे हैरत अंगेज चीज देख ली हो। उसके जहन में लगातार धमाके हो रहे थे। क्या ऐसा मुमकिन है? भिखारी के मुंह से हैरत की शिद्दत से ये अल्फाज निकले और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो हैरत की ज्यादती की वजह से बेहोश हो रहा है। सर रहमान को इस कमरे में बंद हुए आज दूसरा दिन था। अब उन्हें यकीन आ गया था वो किसी खतरनाक मुजरिम के फंदे में बुरी तरह फंस गए हैं, जिसने कानूनी तौर पर पहले उन्हें मुर्दा करार दे दिया और फिर अपने कब्जा में कर लिया। लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मुजरिम का इस ड्रामे से आखिर क्या मकसद है और वो इनसे क्या काम लेना चाहता है। वो शिद्दत से चाह रहे थे कि किस तरह इमरान या सर सुल्तान को अपने जिंदा होने की खबर पहुंचा दें, लेकिन अव्वल तो उनके पास इसका कोई जरिया ना था और अगर कोई जरिया होता भी तो इस इत्लाह पर कैसे यकीन कर लेते जिसको डॉक्टरों ने मुर्दा करार दे दिया और जिन्हें हुकूमत ने पूरे एहसास के साथ दफन किया हो और दफन करते वक्त सर सुल्तान और इमरान खुद मौजूद हो। तब वो कैसे यकीन कर लेते कि सर रहमान मरे नहीं जिंदा हैं। सारा दिन और सारी रात वो इस अधीरपन में रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए। मुजरिम ने उन्हें अजीब सूरत हाल में फंसा दिया था जिस पर वो जितना गौर करते उतना ही उलझ जाते। इस वक्त भी इस अधीरपन में मसरूफ थे कि दरवाजा खुला और मखनी आवाज वाला कवि हेकल मार्टिन मशीन गन थामे अंदर दाखिल हुआ। चलो तुम्हें बॉस बुला रहे हैं, उसने बड़े उखड़पन से सर रहमान को मुखातिब किया। तमीज से बात करो। सर रहमान की चंगेजी खून को जोश आ गया। शट अप, खामोशी से चले चलो वरना, मार्टिन ने मशीन गन के ट्रिगर पर उंगली रखते हुए कहा। और सर रहमान खून के घूंट पीकर खामोश हो गया और फिर मार्टिन उन्हें लिए हुए गैलरी से होता हुआ एक वसी हाल में ले आया। यहाँ एक बहुत बड़ी मेज के इर्द की 2 कुर्सियां रखी हुई थी जिनमें से एक पर एक कवि हेकल नकाबपोश बैठा था। बैठो सर रहमान, नकाबपोश ने दूसरी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए सर रहमान से कहा। सर रहमान खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया। अब नकाबपोश और सर रहमान के दरमियान एक बहुत बड़ी मेज हाइल थी और मार्टिन मशीन गन लिए सर रहमान के पीछे खड़ा हो गया।
क्या हाल है सर रहमान, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नकाबपोश ने बड़ी नरमी से पूछा। अपने मकसद की बात करो, सर रहमान ने उखड़े से लहजे में जवाब दिया। सर रहमान, मैं आपकी दिली तौर पर इज्जत करता हूं क्योंकि आप बहरहाल एक मुअस्सस आदमी हैं, और अब क्योंकि आप कुली तौर पर मेरे कब्जा में हैं, इसलिए आप अपना अकड़पन छोड़ दीजिए और जो मैं कहूं उस पर खामोशी से अमल करें, वरना हो सकता है कि मैं आपको वाकई मौत के हवाले कर दूं। फिर दुनिया की कोई ताकत आपको जिंदा ना कर सकेगी। नकाबपोश की आवाज में धमकी थी। बाकी बातें छोड़ें, ये बताएं कि आप चाहते क्या हैं? सर रहमान का लहजा भी अब नरमी पसीर था। मैं सबसे पहले एक बात पूछना चाहता हूं, उम्मीद है कि आप इसका सही जवाब देंगे, नकाबपोश ने कहा। सर रहमान ने कुछ जवाब ना दिया बल्कि खामोशी से बैठे रहे। इमरान आपका बेटा है? नकाबपोश ने सवाल किया। हाँ, सर रहमान ने मुख्तसर सा जवाब दिया। वो किस ओहदे पर काम करता है? नकाबपोश के लहजे में इश्तियाक था। काश वो किसी ओहदे पर काम करता। सर रहमान एक ठंडी सी सांस लेते हुए कहा। क्या मतलब? नकाबपोश हैरतज़दा लहजे में बोला। मतलब ये कि नकाबपोश वो किसी ओहदे पर काम नहीं करता, आवारागर्दी करता है और पुलिस इन्फॉर्मर है। सर रहमान का लहजा शिकस्त खुर्दा था। आप गलत कह रहे हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक वो इस मुल्क का कोई बहुत बड़ा ओहदेदार है। नकाबपोश के लहजे में तेजी थी। नहीं, ये झूठ है। मैंने उसकी आवारागर्दी से मजबूर होकर उसे घर से निकाल दिया था। मैं तो सोचता था कि वो कोई अच्छा ओहदा संभाल कर मेरा नाम रोशन करे, मगर सर रहमान ने फिक्राना मुकम्मल छोड़ दिया। कमाल है, अब मैं किस बात को सच समझूं? आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ पुलिस इन्फॉर्मर है और मुझे इत्तला मिली है कि वो कोई बहुत बड़ा ओहदेदार है। मेरी इत्तला भी सच्ची है और आपका चेहरा भी बतला रहा है कि आप झूठ नहीं बोल रहे। नकाबपोश का लहजा अजीब सा था। आपका असल मकसद क्या है वो बतलाएं, बल्कि बेहतर यह है कि पहले आप अपना तारुफ करा दें ताकि मैं सूरत हाल को समझ सकूं। सर रहमान अब माहौल से समझौता कर चुके थे। फिलहाल मैं अपने मुतल्लिक कुछ नहीं बता सकता और आप इस पर इसरार न करें। दूसरी बात यह कि इमरान से मैं मिलना चाहता हूं, नकाबपोश ने जवाब देते हुए कहा। क्यों? सर रहमान ने बेख्तियार पूछा। ये भी नहीं बता सकता, नकाबपोश बोला। फिर तुम क्या बता सकते हो? सर रहमान को फिर गुस्सा आ गया। सिर्फ इतना कि मैं इमरान से मिलना चाहता हूँ, नकाबपोश ने उस तरह धीमे से लहजे में जवाब दिया। फिर इतना लंबा चक्कर चलाने की क्या जरूरत थी? उसके फ्लैट पर चले जाते और मिल जाते। सर रहमान झुंझला गए। आपको यहाँ लाने का मकसद कुछ और है। इमरान की बात तो मैं वैसे ही कर रहा था। बाकी अब इमरान काफी दिन हुए फ्लैट से गायब है, नकाबपोश ने कहा। मेरे यहाँ लाने का क्या मकसद है मुझे? सर रहमान ने उसकी बात नजरअंदाज करते हुए सवाल किया। सिर्फ इतना कि अगर किसी वक्त इमरान से टकराव हो जाए और हालात हमारे खिलाफ हो जाए तो हम आपकी जिंदगी का सौदा करके उससे अपनी बात मनवा सकें, नकाबपोश ने वसाहत करते हुए कहा। तुम इमरान से इतना खौफजदा क्यों हो? सर रहमान के लहजे में कतरे मुसरत छलक रही थी। उन्हें वाकई ही इतने बड़े मुजरिम को इमरान से खौफजदा देखकर दिली मुसरत हो रही थी। मैं खौफजदा नहीं हूं, बल्कि मैंने अपने कमजोर से कमजोर दुश्मन को भी नजरअंदाज नहीं करता। ये मेरी फितरत है और इसी वजह से मैं आज तक किसी मिशन पर भी नाकाम नहीं हुआ, नकाबपोश ने बतलाया। तुम्हारा इस मुल्क में क्या मिशन है? सर रहमान ने सवाल किया। आपको कैसे इल्म हुआ कि मैं गैर मुल्की हूँ? नकाबपोश ने पूछा। क्यों बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो कि मैं तुम्हारे लहजे से इतना भी ना पतला चला सकूं कि तुम मकामी हो या गैर मुल्की? सर रहमान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया। मैं भूल गया कि आप कोई आम आदमी नहीं बल्कि इंटेलिजेंस के डायरेक्टर थे, नकाबपोश ने लफ्ज़ थे पर खास तौर पर जोर देते हुए कहा। तुमने अपना मिशन नहीं बताया। सर रहमान ने दोबारा असल मौजू पर आते हुए पूछा। अब आपने बच्चों वाली बात कह दी है, आपने कैसे ये तस्वुर कर लिया कि मैं आपको अपना मिशन बता दूंगा? नकाबपोश ने जवाब दिया। इसलिए कि बकौल तुम्हारे अब मैं तुम्हारे कब्जा में हूँ, सर रहमान ने जवाब दिया। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं कमजोर से कमजोर दुश्मन को भी नजरअंदाज नहीं किया करता और आप बहरहाल दुश्मन हैं, दोस्त नहीं, नकाबपोश ने कहा और सर रहमान खामोश हो गए। चंद लम्हों तक खामोशी तारी रही। फिर नकाबपोश ने मार्टिन को, जो सर रहमान की पुश्त पर मशीन गन थामे खामोशी से खड़ा था, मुखातिब किया। मार्टिन, टेलीफोन यहाँ ले आओ, नकाबपोश ने कहा और उसके साथ ही नकाबपोश ने जेब से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले लिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मार्टिन की एक तरफ हटते ही सर रहमान कोई हरकत करे। मार्टिन ने कमरे के कोने में रखी हुई एक मेज पर से टेलीफोन सेट उठाया और लाकर नकाबपोश के सामने रख दिया और दोबारा वही पहले वाली पोजीशन इख्तियार कर ली। नकाबपोश ने रिवॉल्वर दोबारा जेब में रख लिया और फिर रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। सर रहमान की तरफ से चूंकि टेलीफोन सेट की पुश थी इसलिए वो नहीं देख सके कि नकाबपोश ने किसके नंबर डायल किए हैं और फिर नंबर डायल करके नकाबपोश ने रिसीवर कानों से लगा लिया। हेलो, कौन बोल रहा है? राब्ता कायम होते ही नकाबपोश ने पूछा। मैं सुलेमान बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से सुलेमान की आवाज आई। इमरान कहाँ है? नकाबपोश ने पूछा। मेरी जेब में है, फरमाइए, सुलेमान ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया। शट अप,
तमीज से बात करो। नकाबपोश को गुस्सा आ गया। तो आप तमीज साहब को बुला लें, मैं इनसे बात करा देता हूँ। और सुलेमान बास नहीं आया, तुम शराफत से बात नहीं करोगे बदतमीज। नकाबपोश गुस्से में धाड़ा। अब बताओ मैं क्या करूं? क्या तुम कहते हो तमीज साहब से बात करो और कभी कहते हो शराफत साहब से बात करो? सुलेमान ने कहा। इसका लहजा बदस्तूर मानी खेज था। मैं तुम्हारा बंदोबस्त करता हूँ, नकाबपोश ने बेबस होकर कहा। फिर एक झटके से रस्सी रख दिया। नकाबपोश एक लंबे तक खामोश बैठा रहा, शायद गुस्सा सब्त कर रहा था। फिर उसने मार्टिन को हुक्म दिया, मार्टिन सरहमान को रूम नंबर 3 में ले जाओ। नकाबपोश का लहजा अब तक गजबनाक था। सरहमान खामोशी से उठ खड़े हुए और फिर मार्टिन उन्हें रूम नंबर 3 तक पहुंचा आया। कर्फ्यू हटने के 1 घंटे बाद दारुल हुकूमत में एक बहुत बड़ा जुलूस हुकूमत के खिलाफ निकला, जिसकी रहनुमाई एक मशहूर सियासी पार्टी के सदर कर रहे थे। और फिर इस जुलूस का तसादुम पुलिस से हो गया। उसके साथ ही दारुल हुकूमत आतिशज़नी और लूटमार की वारदातों में गिर गया। ये दिन दारुल हुकूमत की तारीख में हमेशा एक भयानक दिन के नाम से पुकारा जाएगा। बेपनाह कत्लेआम हुआ। हुकूमत को फौरी तौर पर कर्फ्यू नाफिज करना पड़ा और तमाम दारुल हुकूमत का इंतजाम फौज ने संभाल लिया। सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई, लेकिन रात गए तक कहीं ना कहीं खंजर सनी या फारिग होती रही। फौज की बेपनाह सख्ती के बाद कहीं जाकर दारुल हुकूमत में अमन कायम हुआ। इस एकाएकी जुलूसों और वारदातों से हुकूमत बौखला गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सब कैसे हुआ और क्यों हुआ। इस तसादुम की इत्तला जब दूसरे शहरों पर पहुंची तो वहां भी माहौल में कशीदगी पैदा हो गई। इस अचानक वाकया होने वाले फसादात पर एक सरासिमी की फैली हुई थी और सदर मुमलिकत ने फौरी तौर पर काबीना और आला सरकारी अफसरों की मीटिंग तलब की। इस मीटिंग में दारुल हुकूमत की सूरत हाल पर गौर किया गया। आखिर यही फैसला हुआ कि सदर मुमलिकत फौरी तौर पर कौम से खिताब करें और सूरत हाल की वजाहत करें, ताकि भपरे हुए अवाम कुछ सकून पसीर हो जाए। वरना हो सकता है कि इमरान इस मुल्क की ईंट से ईंट बजा दें। तमाम इंटेलिजेंस के सरबराहों को मुतल्ला कर दिया गया था कि वो सूरत हाल पर कड़ी नजर रखें और इन फसादात और शोरशों की जड़ तलाश करें। इस मीटिंग में ब्लैक जीरो भी बतौर X2 शामिल हुआ था। सदर मुमलिकत ने खसूसी तौर पर X2 को हुक्म दिया कि वो मुल्क दुश्मन अनासिर को फौरन मंज़िल आम पर ले आए। X2 ने इस बात का वादा किया और फिर ये मीटिंग बर्खास्त हो गई। सदर मुमलिकत ने कौम से खिताब किया और इन फसादात की तमाम तर जिम्मेदारी गैर मुल्की जासूसों और दुश्मनों अनासिर पर डाल दी और अपील की कि उन्हें मंज़िल आम पर ले आने के लिए हुकूमत से ताउन करें। इस तदब्बराना तकरीर से भपरे हुए आवाम काफ़ी हद तक सुकून पजीर हो गए, लेकिन हुकूमत ने दारुल हुकूमत में बदस्तूर कर्फ्यू लगाए रखा और फौजी सिपाही सड़कों और गलियों को गश्त करते रहे। ब्लैक जीरो मीटिंग से फारिग होकर सीधा दानिश मंजिल में गया और इस वक्त दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में बैठा गहरी सोच में गर्क था। इमरान यकबयक कहीं गायब हो गया था। उसके साथ ही सफदर, कैप्टन शकील और जूलिया भी गुम थे। ब्लैक जीरो को किसी किस्म की कोई इत्तला नहीं थी। इमरान बजाय बता के जाने के न जाने अचानक कहाँ गायब हो गया था। इधर सदर मुमलिकत ने जो 48 घंटे बाद रिपोर्ट मांगी थी, क्योंकि इन फसादात की वजह से मुल्क की हालत नाजुक हो गई थी, इसलिए वो खुद भी इस केस पर फौरी तौर पर काम शुरू करना चाहता था। लेकिन इमरान की अचानक गुमशुदगी ने उसे मफलूज करके रख दिया था। वैसे उसे पूरी उम्मीद थी कि इमरान जरूर मुजरिमों की राह पर लग गया है, क्योंकि सफदर और जूलिया और कैप्टन शकील की गुमशुदगी से इस बात की दलील थी कि इमरान ने उन्हें बतौर X2 किस काम पर लगाया होगा, वरना वो इतला किए बगैर कैसे जा सकते थे। इस वक्त भी ब्लैक जीरो इमरान की तरफ से किसी इतला के इंतजार में ऑपरेशन रूम में बैठा था, लेकिन ताहाल उसे इमरान की तरफ से कोई इतला नहीं मिली थी। चंद लम्हों बाद मखसूस नंबरों वाले टेलीफोन की घंटी बज उठी। ब्लैक जीरो ने फुर्ती से रिसीवर उठा लिया। X2, ब्लैक जीरो ने मुस्कुराई हुई आवाज में कहा। मैं सर सुल्तान बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से सर सुल्तान की आवाज ब्लैक जीरो ने पहचान ली। मैं ताहिर बोल रहा हूँ जनाब, ब्लैक जीरो ने मौतबाना लहजे में कहा। ताहिर, इमरान कहाँ है? सर सुल्तान की आवाज में परेशानी झलक रही थी। जनाब, मुझे कोई इतला नहीं है, मैं खुद परेशान हूँ। इमरान साहब के साथ ही 3 मेंबर्स भी गायब हैं। ताहिर ने जवाब दिया। कमाल है, इस वक्त मुल्क को इसकी अशद ज़रूरत है और वो गायब हो गया है। सर सुल्तान का लहजा कदरे बरहम था। जनाब, जहाँ तक मेरा ख्याल है वो मुजरिमों की राह पर लग चुके हैं। ताहिर ने अपना अंदिया जाहिर किया। खुदा करे ऐसा ही हो। अच्छा देखो, जब भी इमरान आए या उसकी कोई इतला आए उसे कह देना कि मुझसे राब्ता कायम करे, सर सुल्तान ने कहा। बहुत बेहतर जनाब, ताहिर ने कहा और फिर दूसरी तरफ से रिसीवर रखने की आवाज़ सुनकर उसने भी रिसीवर रख दिया और इमरान की कॉल की इंतजार में हाथ पर हाथ रखकर बैठ गया। Like, comment, share, press the bell icon.